हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे उत्पादन फलन, काब डगलस उत्पादन फलन, CES और समुत्पाद वक्र क्या होता है। तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे और शुरू करते हैं। और ये जो कंटेंट है ये डायरेक्ट सोचिए कि आंसर ही है, ये समझना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं कि उत्पादन क्या है। उत्पादन क्या है? उत्पादन विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के सामूहिक प्रयत्नों का फल है। जो भी उत्पत्ति के साधन होते हैं, ठीक है, जो भी उत्पत्ति के साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, इनके ही सामूहिक प्रयत्न से जो भी उत्पादन होता है, जो भी निर्गत होता है, उसे ही उत्पादन कहते हैं। ठीक है, आगे अब जानेंगे कि उत्पादन फलन क्या है। उत्पादन फलन क्या है? उत्पत्ति साधनों की मात्रा एवं उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की भौतिक संबंधों को कहते हैं। उत्पादन फलन किसे कहते हैं? जो भी उत्पत्ति के साधनों की मात्रा होते हैं और उनके ही द्वारा जो भी वस्तुएं उत्पादित होती है, उनके बीच जो संबंध होते हैं, भौतिक संबंध, उसको ही उत्पादन फलन कहते हैं। अब जानेंगे उत्पादन फलन ये अल्पकालीन भी होते हैं और दीर्घकालीन भी होते हैं। तो यहाँ पे जानेंगे पहले अल्पकालीन उत्पादन फलन, जिसको हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है कि इसमें जो है, यानी कि अल्पकाल में उत्पत्ति के समस्त साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन में जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं उनको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जिन साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता उन्हें स्थिर साधन कहा जाता है, और जिस साधन को हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उनको ही स्थिर साधन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ श्रम को ही परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि पूंजीगत उपकरण, भूमि, उत्पादन तकनीक आदि इसको जो है हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं अल्पकाल में, और यह साधन जो है स्थिर रहते हैं। ठीक है ना। अल्पकाल में उत्पादन के संयंत्र अथवा प्लांट का आकार अपरिवर्तित रहता है। अल्पकाल में ही प्लांट का जो आकार है वह अपरिवर्तित रहता है, वो परिवर्तन नहीं होता है अल्पकाल में। इसको ध्यान में रखना है। अल्पकाल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ उत्पत्ति के साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ परिवर्तनशील। इसको ध्यान में रखना है। अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, कुछ साधन स्थिर होते हैं। कुछ साधन परिवर्तनशील मतलब श्रम को हम परिवर्तन कर सकते हैं। श्रम जैसे कि मजदूर होते हैं और ईंधन होते हैं, ये चीज़ को हम परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन भूमि, तकनीकी और पूंजी जितना लगाना है उसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये बन सकता है किसको दीर्घकालीन या अल्पकालीन उत्पादन फलन को
परिवर्तनशील का अनुपात का नियम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अल्पकालीन उत्पादन फलन को ही परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। अब एक प्रश्न है कि उत्पत्ति के नियम किसे कहते हैं, यानी किसको कहा जाता है, ये जानना है। अल्पकाल में जब एक फर्म उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करती है, तब उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें उत्पत्ति के नाम से जाना जाता है, उत्पत्ति के नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। यानी कि अल्पकाल में ही जो भी साधन स्थिर रखकर, ठीक है ना, और अन्य साधनों की मात्रा में जो परिवर्तन किया जाता है, जैसे कि श्रम, जो परिवर्तन किया जा सकता है, और जो उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होते हैं उनको ही उत्पत्ति के नियम के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति के नियम, इसको याद रखना है। अल्पकाल में अब जानेंगे क्या, उत्पत्ति के 3 नियम। ठीक है, उत्पत्ति के 3 नियम क्या क्या होते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन की 3 अवस्थाएं होती हैं जिन्हें उत्पत्ति के 3 नियमों के रूप में जाना जाता है। और वह 3 नियम कौन कौन है? उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन का तीसरा नियम है। तीसरा नियम है ना, ये तीसरा नियम है उत्पत्ति ह्रास नियम। ये अल्पकालीन उत्पादन फलन का तीसरा नियम है। किंतु आधुनिक अर्थशास्त्री इन तीनों नियमों को उत्पत्ति का एक ही नियम मानते हैं तथा इसे परिवर्तनशील अनुपात के नियम का नाम देते हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, इन तीनों नियमों को आधुनिक अर्थशास्त्री क्या मानते हैं? परिवर्तनशील अनुपात का नियम मानते हैं। प्रोफेसर मार्शल उत्पत्ति ह्रास नियम को केवल कृषि तक ही सीमित रखा है। ये प्रश्न आता है कि मार्शल के अनुसार कृषि में, उद्योग में, कि दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो वह हो जाएगा कृषि में। कृषि में ही मार्शल जो है उत्पत्ति ह्रास नियम को सीमित रखा है, कृषि तक ही। अब जानेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ये तो अल्पकालीन उत्पादन फलन हो गया। संक्षेप में सुन लीजिए कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में सभी साधनों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उनमें सिर्फ श्रम को ही परिवर्तन कर सकते हैं। तो अब जानेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन दीर्घकाल में फर्म अपने उत्पादन क्षेत्र में प्रयोग होने वाले सभी उत्पत्ति के साधनों को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर सकती है। दीर्घकाल में कोई भी उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता, इसलिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल या रिटर्न्स ऑफ स्केल भी कहा जाता है। पैमाने के प्रतिफल किसे कहा जाता है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पैमाने के प्रतिफल? क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन को परिवर्तन कर दिया जाता है, उसमें कोई भी साधन स्थिर नहीं रहते हैं,
जबकि अल्पकाल में सिर्फ श्रम को ही स्थिर मतलब परिवर्तन कर सकते हैं, और स्थिर जितने भी साधन हैं जैसे कि भूमि, पूंजी, तकनीक, इस सबको स्थिर रखा जाता है। और पैमाने के प्रतिफल मतलब कि जो दीर्घकाल में सभी साधन को परिवर्तन कर दिया जाता है, उसके द्वारा जो भी उत्पादन होता है वो पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है, उसे ही पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। पैमाने के प्रतिफल, अब ये जानना है कि पैमाने के प्रतिफल का नियम दीर्घकाल में आगत और निर्गत के बीच भौतिक संबंध की व्याख्या करता है। ये पैमाने का प्रतिफल क्या काम करता है? यह आगत, निर्गत, आगत का मतलब जो साधन होते हैं, उत्पादन करने के जो साधन होते हैं, उसके द्वारा जो भी उत्पादन होते हैं उनके बीच भौतिक संबंध का व्याख्या करता है। कौन? पैमाने के प्रतिफल। प्रश्न, और एक प्रश्न आता है कि परिवर्ती अनुपातों के नियमानुसार उत्पादन का सर्वोत्तम चरण कौन सा होता है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरा चरण? ये तो वो हो जाता है द्वितीय चरण, यानी दूसरा चरण। दूसरा चरण में उत्पादन जो है सर्वोत्तम चरण पे होता है। और एक प्रश्न आता है कि ह्रास नियम, जो ह्रासमान प्रतिफल का जो नियम है वो किससे संबंधित है? अल्पकाल से, दीर्घकाल से, कि दोनों से? तो उसका उत्तर हो जाता है अल्पकाल से, लघु अवधि से ही संबंधित है ह्रासमान प्रतिफल का नियम। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि आगत और निर्गत तकनीक आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो वो है लियोनटिप के द्वारा ही आविष्कार किया गया आगत निर्गत तकनीक का आविष्कार। और एक प्रश्न आता है, अगर सीमांत उत्पादकता है अगर शून्य हो तो, ठीक है ना, जब सीमांत उत्पादक शून्य हो तो क्या होता है? ये सकल उत्पादकता जो है अधिकतम होता है। सकल मतलब कुल उत्पादक अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादक शून्य होता है। जहाँ पे सीमांत उत्पादक शून्य होता है वहाँ पे कुल उत्पादक क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पे है कि उत्पादन के कारक की सकल उत्पादकता अधिकतम तब होगी जब कारक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। और एक प्रश्न आता है, लेन देन आधारक को किस तालिका से निकाला जाता है? तो लेन देन आधारक को अदा प्रदा तालिका से निकाला जाता है। अदा प्रदा विश्लेषण का प्रतिपादन का श्रेय W लियोनटिफ को जाता है। अदा प्रदा, ठीक है ना, W लियोनटिफ को जाता है उसका प्रतिपादन का श्रेय। आदान प्रदान में आदान प्रदान, एक उद्योग का उत्पादन दूसरे उद्योग के लिए काम आता है, दूसरे का मतलब कि अलग अदल बदल करके जो भी उत्पादन होते हैं उसको आदान प्रदान कहते हैं। और एक प्रश्न आता है, यदि साधन सभी परिवर्तनशील है, यानी कि यदि सभी साधन परिवर्तनशील है तो उत्पादन फलन होगा दीर्घकालीन। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि यदि साधन सभी परिवर्तनशील है तो उत्पादन फलन होगा
कौन सा उत्पादन फलन होगा, अल्पकालीन कि दीर्घकालीन कि दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। पहले भी हम बता चुके हैं कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में सभी साधन को परिवर्तन कर दिया जाता है, उसमें कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता है। जबकि अल्पकालीन उत्पादन फलन में श्रम को ही परिवर्तन कर सकते हैं, बाकी साधनों को स्थिर रखा जाता है। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को ही पैमाने का प्रतिफल के नियम से जाने जाते हैं। ठीक है ना। और एक प्रश्न आता है, विक्रय लागत। ये पता है कि विक्रय लागत की धारणाओं का विकास किसने किया है? विक्रय लागत की धारणाओं का विकास एडवर्ड चैम्बरलिन ने किया है। आई विक्रय लागत क्या होता है? विक्रय लागत जैसे कि विज्ञापन व्यय, मुफ्त सैंपल दिखाना। अपने मुफ्त सैंपल कहाँ पे दिखाया जाता है? मतलब अपने उत्पादन से ही ना दिखाया जाता है कि मेरी कंपनी का ये मटेरियल देखिए कितना अच्छा है। तो ये क्या है? उसके लिए मुफ्त नहीं दिया जाता है, उपहार, उसमें कभी गिफ्ट भी दिया जाता है कि ये खरीदने से इतना फ्री। तो ये विक्रय लागत जो है, मतलब कि किसने ये अवधारणा दिए हैं? एडवर्ड चैम्बरलिन ने। इसका जो है विकास किया एडवर्ड चैम्बरलिन। एक प्रश्न आता है, रेखीय समरूप उत्पादन फलन का संबंध किससे होता है? तो रेखीय समरूप उत्पादन फलन का संबंध होते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल से। पैमाने के स्थिर प्रतिफल से संबंधित है रेखीय समरूप उत्पादन फलन। इसको याद रखना है, ये प्रश्न में आता है कि रेखीय समरूप उत्पादन फलन का संबंध किससे होते हैं? तो वो है पैमाने के स्थिर प्रतिफल से। एक प्रश्न आता है कि उत्पादन की सर्वोत्तम परिभाषा के अनुसार उत्पादन होता है वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन एवं उसके मूल्य में वृद्धि से। उत्पादन जो हम लोग करते हैं, यानी कि कंपनियां फर्में करते हैं, वो क्या करते हैं? वस्तुओं में उपयोगिता भर देता है, ठीक है ना, उसका सृजन कर देता है और उसके मूल्य में वृद्धि कर देते हैं। इसको याद रखना है। और एक प्रश्न आता है कि दुर्लभता के बारे में आता है, ठीक है ना। दुर्लभता विद्यमान होती है, ठीक है ना। दुर्लभता एक दशा है जो विद्यमान होती है। कब विद्यमान होती है? जब एक उत्पाद की संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। जब पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं होते हैं किसी भी एक चीज़ के उत्पादन करने के लिए, तो उसको ही हम दुर्लभता का दशा मान सकते हैं। ये सब प्रश्न है, उसका आंसर है, ताकि समझने में आसान लगे। इस तरह से यह कंटेंट बनाया गया है। और एक प्रश्न आता है, यदि उत्पादक यानी कि फर्म द्वारा उपभोग में लाए गए प्रत्येक आगत के लिए, आगत माने साधन के लिए भुगतान की गई कीमत उसके सीमांत उत्पाद के मूल्य के बराबर हैं, तो वह लाभ अर्जित करेगा। कौन सा लाभ अर्जित करेगा? शून्य या अति प्रसामान्य लाभ। मान लेते हैं एक मशीन खरीदा गया 10,000 में, और उस मशीन से ही हमने उत्पादन किया, वस्तु को बिक्री करके जो भी प्राप्त हुआ वह कितना 10,000 रुपया ही प्राप्त हुआ। जितने रुपये से हम मशीन खरीदे उतने ही रुपये का अगर उत्पादन करता है तो वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और उसी को ही हम अति परिसामान्य लाभ भी कह सकते। अति परिसामान्य लाभ, कोई उसका गिनती नहीं है लाभ का। जितना रुपया में खरीदे उतना रुपया का उत्पादन हुआ, तो उससे कुछ फायदा हुआ नहीं ना, उसी को ही अति परिसामान्य लाभ कहते हैं या शून्य।
ये आता है प्रश्न में। अब जानेंगे कि काप डागलस उत्पादन फलन। ये काप डागलस उत्पादन फलन क्या है? C.W. कप और P.H. डगलस ने ए थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन 1928 में अमेरिकन इकोनॉमिक्स रिव्यू में अपने उत्पादन फलन को प्रकाशित किया, जो इस प्रकार है। उन्होंने जो उत्पादन फलन को प्रकाशित किए ए थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन 1928 में, तो वह किस प्रकार है? उसका उत्पादन फलन, काप डगलस उत्पादन फलन, उसका रूप इस प्रकार है। Q बराबर अल्फा ए अल्फा L घातांक अल्फा K घातांक बीटा। अब जानेंगे कि ए का मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्या है। तो यहाँ पर लिखे गए हैं कि क्यू बराबर होता है उत्पादन, क्यू का मतलब होता है उत्पादन, एल का मतलब श्रम, के का मतलब पूंजी, ए क्या है? स्थिरांक है। अब जानेंगे अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा जो है वो धनात्मक है। अल्फा बीटा क्या है? धनात्मक है। तो अल्फा बीटा से क्या दर्शाया जाता है? अल्फा और बीटा। लेकिन अल्फा और बीटा क्या दर्शाता है? अल्फा बीटा क्या दर्शाता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, यह स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है, पैमाने का स्थिर प्रतिफल। अल्फा प्लस बीटा अगर बड़ा होता है 1 से, तो ये पैमाने का बढ़ते हुए प्रतिफल को दर्शाता है। यदि अल्फा प्लस बीटा छोटा होता है 1 से, यह पैमाने का घटते हुए प्रतिफल को दर्शाता है। दोस्तों, काप डगलस उत्पादन फलन से किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका सूत्र को दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। उसका सूत्र जो है इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ठीक है। सूत्र दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि Q का मतलब क्या होता है, L का मतलब क्या होता है, K का मतलब क्या होता है, A का मतलब क्या होता है, ये जो अल्फा और बीटा है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इस तरह से पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर बता दिए गए हैं, ठीक है ना। अभी बताया हूँ कि Q मतलब उत्पादन, L मतलब श्रम, K मतलब पूंजी, A का मतलब स्थिरांक होता है वो। अल्फा और बीटा जो होता है, ये जो श्रम और पूंजी है ना, उसके अंश को व्यक्त करता है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना है, काप डगलस उत्पादन फलन में, ठीक है, काप डगलस उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन जो लोच है, साधन का प्रतिस्थापन लोच, वह 1 के ही बराबर होते हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। और ये तो बोल दिया हूँ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, पैमाने का स्थिर प्रतिफल। अल्फा प्लस बीटा बड़ा होता है 1 से, इसको कहते हैं पैमाने का बढ़ते हुए प्रतिफल। अल्फा प्लस बीटा छोटा होता है 1 से, पैमाने का घटते हुए प्रतिफल, इसको कहते हैं। अब जानेंगे विशेषताएं। देखिए दोस्तों, ये जो विशेषताएं हैं काप डगलस उत्पादन फलन का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके ही विशेषताएं से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो किस तरह से है, उसका विशेषताएं अब देखना है कि आगत को, मतलब साधन को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं, निर्गत भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। आगत को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं, निर्गत भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। ये कौन सा उत्पादन फलन है? तो ये है काप डगलस उत्पादन फलन। यह प्रथम कोटि का समरूप
फलन है तथा पैमाने का स्थिर प्रतिफल व्यक्त करता है। प्रश्न में आ सकता है कि काप डगलस का उत्पादन फलन किस कोटि का फलन है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रथम कोटि का समरूप फलन है। ठीक है। तीसरा है प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। प्रश्न आता है कि काप डगलस उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की लोच क्या होता है। एक होता है कि एक से अधिक होता है कि एक से कम होता है, या एक मतलब इकाई होता है, या तीनों होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा इकाई के बराबर होता है। इकाई के बराबर मतलब अभी बोले हैं ना अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। ठीक है। 4 नंबर है श्रम एवं पूंजी दोनों में से किसी एक की मात्रा शून्य होने पर कुल उत्पादन शून्य हो जाता है। यह है काप डगलस उत्पादन फलन की विशेषताएं। अगर पूंजी हो या श्रम हो, दोनों में से किसी एक की मात्रा अगर शून्य हो जाए तो कुल उत्पादन शून्य हो जाता है। इस विशेषता को याद रखना काप डगलस उत्पादन फलन के, उसके ही विशेषता से ही प्रश्न पूछा जाता है। अल्फा बीटा क्रमशः उत्पादन में श्रम एवं पूंजी के अंश को व्यक्त करता है। इसको याद रखना है कि अल्फा बीटा क्या व्यक्त करता है काप डगलस उत्पादन फलन में, तो उसका आंसर होगा अंश को व्यक्त करता है, श्रम एवं पूंजी के अंश को व्यक्त करता है। सिक्स नंबर अल्फा बीटा क्रमशः श्रम तथा पूंजी के सापेक्ष उत्पादन की लोच को व्यक्त करते हैं। अल्फा बीटा जो है अंश को तो व्यक्त करता ही है, उसके ही सापेक्ष जो है श्रम तथा पूंजी के ही सापेक्ष उत्पादन की लोच को व्यक्त करता है। देखिए उत्पादन की लोच को व्यक्त करता है अल्फा बीटा, इसको भी याद रखना है। अंश को तो व्यक्त करता ही है पूंजी और श्रम के, लेकिन उसके उत्पादन की लोच को भी व्यक्त करता है। और काप डगलस उत्पादन फलन के प्रतिस्थापन लोच इकाई के बराबर होता है, यानी कि एक होता है। इसको याद रखना है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि उसका विशेषताएं हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका विस्तार पथ रेखीय समरूप होता है तथा मूल बिंदु से होकर जाता है। इसका विस्तार पथ क्या होता है? रेखीय समरूप होता है और मूल बिंदु से होकर जाता है। इस सबको याद रखना है। काप डगलस उत्पादन फलन के समोत्पाद वक्र ऋणात्मक ढाल वाले तथा मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। जो उसका समोत्पाद वक्र है ना काप डगलस उत्पादन फलन का, ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं तथा मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। इसको भी याद रखना है। अब नेक्स्ट अभी एक प्रश्न पूछा जाता है किस तरह से, वो काप डगलस उत्पादन फलन का विशेषता हो गया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि उत्पादन फलन का विचार जो है किससे संबंधित है? वो है तकनीकी दक्षता से संबंधित है। यहाँ पर जो लिखा गया है कंटेंट जो मैं लिखा हूँ, मतलब कि डायरेक्ट सोचिए तो आंसर ही लिखा हूँ इसका, ताकि समझने में आसानी हो। उत्पादन फलन का विचार किससे संबंधित है? तकनीकी दक्षता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय दिया जाता है
लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय दिया जाता है अमेरिकी गणितज्ञ डेंट जिंग को। किसको? डेंट जिंग को। ये प्रश्न पूछा जाता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अमेरिकी गणितज्ञ डेंट जिंग को। और लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग एक गणितीय मॉडल है जिसके द्वारा अधिकतम लाभ या न्यूनतम लागत ज्ञात किया जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग के माध्यम से अधिकतम लाभ, न्यूनतम लागत को ज्ञात किया जाता है। आप जानेंगे स्थिर प्रतिस्थापन लोच उत्पादन फलन। स्थिर प्रतिस्थापन लोच उत्पादन फलन, जिसको हम CES कहते हैं। CES कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के विकास की प्रेरणा एच ओ डिकिंसन के यानी कि एच ओ डिकिंसन ने जो लेख प्रकाशित किया था, ए नोट ऑन डायनामिक इकोनॉमिक्स, उससे ही प्राप्त हुई। इसने तो विकास कर दिया, ठीक है, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाने का जो काम है वह एरो, चेनरी, मिनहास और सोलो को ही जाता है। जब उनका लेख प्रकाशित हुआ 1961 में, कैपिटल एंड लेबर सब्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमिक्स इफिशिएंसी जब प्रकाशित हुआ, तभी एरो, चेनरी, मिनहास और सोलो के बारे में जाना गया कि उन्होंने जो है CES को जो है विस्तृत किया है, यानी कि वह जो है CES के बारे में लिखे। तो उसने जो ये प्रकाशित किए हैं उसको किस तरह से किए हैं, क्या है उसका रूप? उसका रूप जो है Q बराबर A अल्फ़ा 1 K माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा 2 L माइनस बीटा माइनस H बाई B बीटा। तो इसका अर्थ होता है Q बराबर उत्पादन, L बराबर श्रम, K बराबर पूंजी, A बराबर कुशलता प्राचल। इसको A बराबर कुशलता प्राचल कहते हैं। अल्फ़ा 1 को कहते हैं पूंजी घनता, अल्फ़ा 2 को श्रम घनता, बीटा को कहते हैं प्रतिस्थापन प्राचल, जिसका मूल्य -1 तथा अल्फ़ा के बीच है, और H को कहते हैं समरूपता। अब जानना है कि CES का प्रतिस्थापन लोच 1/1 प्लस बीटा के समान होता है, जो स्थिर है, परंतु आवश्यक नहीं कि यह शून्य हो। अब ध्यान देने वाली बात है, जिससे प्रश्न भी पूछा जाता है। प्रश्न तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, उसका सूत्र को भी पूछा जा सकता है कि ये किसका सूत्र है, या किसका ये फॉर्मूला है, ये किसका नियम है, ठीक है। प्रतिस्थापन लोच, CES का प्रतिस्थापन लोच 0 और अनंत के बीच परिवर्तित होती है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक दूसरे के स्थान पर मतलब उपयोग करना। इसके स्थान पर मान लेते एक दूसरे के स्थान पर, मान लेते इसके स्थान पर मैं अलग चीज़ से उपयोग करता हूँ, इसके स्थान पर अलग, तो इसका मतलब कि ये होता है प्रतिस्थापन। इसमें प्रतिस्थापन। जो लोच होता है 0 और अनंत के बीच परिवर्तित होती है। यह एक सामान्यीकृत उत्पादन फलन है। अब ध्यान देने वाली बात है, यदि बीटा बराबर -1 और प्रतिस्थापन लोच अगर अनंत है, तो यह एक रेखीय उत्पादन फलन बन जाता है। प्रश्न में आता है कि
CES अगर बीटा बराबर -1 हो और प्रतिस्थापन लोच अगर अनंत हो तो वो कौन सा उत्पादन फलन होता है? तो वो क्या होता है? एक रेखीय उत्पादन फलन। यदि बीटा बराबर अनंत हो और प्रतिस्थापन लोच अगर 0 हो तो वह स्थिर साधन अनुपात से युक्त लियोनटिफ के उत्पादन फलन का रूप ले लेता है। प्रश्न में आ सकता है बीटा बराबर अनंत और प्रतिस्थापन लोच 0 तो वह कौन सा उत्पादन फलन बन जाता है? तो हम कह सकते हैं लियोनटिफ का उत्पादन फलन। तो यदि बीटा बराबर 0 हो और प्रतिस्थापन लोच 1 तो वह CW मतलब काफ डगलस उत्पादन फलन का रूप ले लेता है। ये सब प्रश्न पूछा जाता है CES से। दोस्तों यहाँ इस क्लास में जो भी मैंने उत्पादन फलन काफ डगलस CES के बारे में बताया, हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जितने भी मैंने बताए इसमें एक एक जो बातें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक बात को ध्यान में रखना है क्योंकि उसी से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब और एक उत्पादन फलन है जिसको हम ट्रांसलोक उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। ट्रांसलोक उत्पादन फलन अगर इससे अगर प्रश्न पूछा तो यही पूछ सकता है कि ट्रांसलोक उत्पादन फलन का विकास किसके द्वारा कब किया गया? तो ट्रांसलोक उत्पादन फलन का विकास 1971 में क्रिस्टेंसन और जोरगेंसन के द्वारा किया गया था। यह प्रश्न आ सकता है कि ट्रांसलोक उत्पादन फलन का विकास किसने किया? तो है क्रिस्टेंसन और जोरगेंसन। अब जानेंगे कि उत्पादन से ही संबंधित कुछ प्रश्न जो प्रश्न में पूछा जाता है यह है, जब उत्पादन के दो साधन पूर्णतया पूरक होंगे तो समोत्पाद वक्र का आकार होगा किस तरह का आकार होगा? समकोणीय यानी एल आकार का होगा। कब होगा एल आकार का? जब उत्पादन के दो साधन पूरक होगा तभी एल आकार का होगा समोत्पाद वक्र। दूसरा, किसी फर्म का समखंड बिंदु जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं व्यक्त करता है खंड सम बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट क्या व्यक्त करता है? यह शून्य लाभ की स्थिति को व्यक्त करता है। शून्य लाभ की स्थिति को व्यक्त करता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत क्या होता है? घटती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत वक्र घटता है बढ़ता है दोनों रहता है, क्या मतलब उसका हो जाएगा आंसर घटती है। औसत स्थिर लागत जो है घटती है अल्पकाल में। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत क्या होता है? पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत सभी साधन को परिवर्तनशील कर दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि उत्पादन का साधन
जिसकी पूर्ति अल्पकाल में पूर्णतः बेरोजगार होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्पादन का साधन जिसकी पूर्ति अल्पकाल में पूर्णतः बेरोजगार होती है वह आभास लागत प्राप्त करता है। इसको याद रखना है। आभास लागत का प्रयोग मार्शल ने किया। आभास लगान का प्रयोग किसने किया? मार्शल ने किया। यह जो है पूर्णतः बेरोजगार होती हैं। कब? अल्पकाल में। ठीक है। नेक्स्ट, यदि सीमांत उत्पादन धनात्मक है तो कुल उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। यदि सीमांत उत्पादन धनात्मक है तो कुल उत्पादन बढ़ेगा। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो वहाँ पर सीमांत उत्पादन शून्य होगा। जहाँ पर सीमांत उत्पादन शून्य होगा वहाँ पर कुल उत्पादन अधिकतम होगा। अब जानेंगे समुत्पाद वक्र। समुत्पाद वक्र क्या है? समुत्पाद वक्र उत्पत्ति के दो साधनों श्रम एवं पूंजी के ऐसे विभिन्न संयोग को प्रदर्शित करता है जिनसे उत्पादक एक समान उत्पादन प्राप्त कर सकता है। समुत्पाद वक्र रेखा को उत्पादन अंधिमान वक्र तथा स्थिर उत्पादन वक्र के नाम से भी पुकारा जाता है। कोहन के अनुसार एक समुत्पाद वक्र वह वक्र होता है जिस पर उत्पादन की अधिकतम प्राप्ति दर स्थिर होती है। किसने कहा? कोहन ने। कोहन ने कहा कि एक समुत्पाद वक्र वह वक्र होता है जिस पर उत्पादन की अधिकतम प्राप्ति दर क्या होता है? स्थिर होती है। कोहन के अनुसार प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक समुत्पाद वक्र वह वक्र होता है जिस पर उत्पादन की अधिकतम प्राप्ति दर स्थिर होती है। किसके अनुसार? तो वो है कोहन के अनुसार। तो समुत्पाद वक्र के बारे में समझ गए होंगे कि समुत्पाद वक्र जो है वो क्या होते हैं? दो साधनों के ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है। मतलब दो साधन जो है श्रम और पूंजी के ऐसे विभिन्न माने कि ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनसे उत्पादक क्या करते हैं? उत्पादक जो है एक समान उत्पादन प्राप्त करते हैं। उसी को ही समुत्पाद वक्र कहते हैं। समुत्पाद मतलब समान उत्पादन, ठीक है, जो प्राप्त करते हैं उसी को ही समुत्पाद वक्र कहते हैं। और समुत्पाद वक्र को ही अंधिमान वक्र तथा स्थिर उत्पादन वक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब जानेंगे समुत्पाद वक्र की विशेषताएं जो कि प्रश्न में पूछा जाता है। समुत्पाद वक्र की विशेषताओं को जानेंगे जो कि पूछा जाता है। समुत्पाद वक्र क्षैतिज नहीं होता है। हमेशा याद रखना, समुत्पाद वक्र जो है क्षैतिज नहीं होता है। देखिए इस तरह से नहीं होता है समुत्पाद वक्र। अगर इस तरह से आए तो ये समुत्पाद वक्र नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा, समुत्पाद वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका रहता है या कॉन्वेक्स रहता है, जिसको हम उन्नतोदर कहते हैं। कि समुत्पाद वक्र जो है उन्नतोदर होते हैं। ठीक है, इस तरह से होते हैं। चित्र में देख लीजिए, यहाँ पूंजी है, यहाँ श्रम है। ये समुत्पाद वक्र का विशेषताएं हैं। वह बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका रहता है, जिसको हम उन्नतोदर भी कहते हैं, कॉन्वेक्स। ये विशेषताएं हैं जो प्रश्न में पूछा जाता है। समुत्पाद वक्र लंबवत नहीं होता। ये जो है समुत्पाद वक्र का ये रेखा है जो कि लंबवत नहीं होता, आइसोक्वांट। ठीक है, जिसका जो लंबवत नहीं होता है, इसको इंग्लिश में आइसोक्वांट कहेंगे।
आइसोक्वांट समुत्पाद वक्र जो लंबवत नहीं होता है। नेक्स्ट है समुत्पाद वक्र धनात्मक ढाल वाला नहीं होता। धनात्मक ढाल वाला नहीं होता है समुत्पाद वक्र, इसको याद रखना है। जिसका चित्र आप देख सकते हैं इस तरह से समुत्पाद वक्र नहीं होता है। आइसोक्वांट्स जो है इस तरह से नहीं होता है, याद रखना है। समुत्पाद वक्र अनेक हो सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी देख रहे हैं समुत्पाद वक्र जो है अनेक हो सकते हैं। आइसोक्वांट्स 1 2 3 ये जो है अनेक हो सकते हैं। नेक्स्ट है समुत्पाद वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यह जो है कटा हुआ है इस तरह से समुत्पाद वक्र नहीं काटते हैं। आंसर ये प्रश्न में पूछा जा सकता है, उसका विशेषता को उठा के पूछा जा सकता है कि कौन से मतलब कि तथ्य जो है गलत है या कौन सा सत्य है कि समुत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते हैं। क्या एक दूसरे को काटते हैं, क्या सही होगा? वह सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि समुत्पाद उसकी विशेषता ही है कि समुत्पाद वक्र जो है एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो समुत्पाद वक्र की विशेषता के बारे में थोड़ा सा और मैं दोहरा दूं, ठीक है। कोहन के अनुसार एक समुत्पाद वक्र वह वक्र होता है जिस पर उत्पादन की अधिकतम प्राप्ति दर स्थिर होती है। कोहन के अनुसार, ठीक है। अब समुत्पाद वक्र की विशेषताएं को जानेंगे। देखिए समुत्पाद वक्र क्षैतिज नहीं होता, समुत्पाद वक्र क्षैतिज नहीं होता है, याद रखना। चित्र भी नीचे में दिया गया है। समुत्पाद वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका रहता है जिसको कन्वेक्स और उन्नतोदर कहते हैं। कन्वेक्स या उन्नतोदर कहते हैं। चित्र दिया गया है 2 नंबर। 3 नंबर समुत्पाद वक्र लंबवत नहीं होता, यह लंबवत नहीं होता। आइसोक्वांट्स जो है यह लंबवत नहीं होता है। 4 नंबर समुत्पाद वक्र धनात्मक ढाल वाला नहीं होता है। धनात्मक ढाल वाला नहीं होता, इस तरह से समुत्पाद वक्र नहीं होता है। 5 नंबर समुत्पाद वक्र अनेक हो सकते हैं, चित्र में दिखाया गया है। समुत्पाद वक्र अनेक हो सकते हैं, इसको याद रखना है। 6 नंबर समुत्पाद वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अगर परीक्षा में आए कि समुत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो समझ लीजिएगा कि वह गलत होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी विशेषता ही है कि वह एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आने वाले वीडियो में मैं लागत के बारे में पढ़ाऊँगा। मैं इस चैनल में इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर को पढ़ाऊँगा धीरे धीरे करके, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और मुझे लगता है कि जितने में पढ़ाया तो उत्पादन से संबंधित प्रश्न इसी से ही पूछे जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। दोस्तों अगर आपको मेरा क्लास अगर अच्छा लगा है तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग इस चैनल में इकोनॉमिक्स की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।